पिछले क्लासेस में कोशिका से अंग तंत्र तक चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसमें कुछ चीज़ें हमारी हो गई थी और कुछ पॉइंट्स बाकी थे। तो आज हम उसके भाग 2 को देखेंगे और उस भाग 2 में क्या चीज़ें आने वाली हैं उसको देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। अगर आपको पहला पार्ट पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले पार्ट को देख सकते हैं और हम उसके बाद आगे के सेकंड पार्ट को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने पीछे वाले पार्ट में कोशिका देख लिया था, कोशिका से कैसे अंगों का निर्माण हो रहा है और उसके बारे में हमने देख लिए थे। ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम ऊतक को और ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आज स्टार्ट करेंगे जंतु ऊतक के बारे में। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि जंतु ऊतक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक क्या होता है कि एपिथीलियम ऊतक शरीर के अंगों का जो होता है बाहर स्तर बनाते हैं और ये ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है और इसे क्या कहते हैं, एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख भी रहा है, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आप कि एपिथीलियम ऊतक जो हो रहा है इसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आवरण ऊतक किसे बोलते हैं, तो एपिथीलियम ऊतक को ही हम आवरण ऊतक भी बोलते हैं। ये खोखले अंगों जैसे मुख गुहा, आमाशय, आंत और श्वास नली, फेफड़े और रक्त में आदि सतहों पर पाया जाता है। देखिए अक्सर प्रश्नों में क्या बोलता है कि अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर और बढ़ें तो स्टैंडर्ड लेवल में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में ऑप्शन बना के क्रिएट करता है, तो वहाँ ऑप्शन में आपको दे देता है कि आवरण ऊतक क्या है। तो आवरण ऊतक क्या है तो आप समझते रहेंगे और ऑप्शन में आपको दे देगा कि अलग अलग नाम दे देगा। तो उसमें आवरण ऊतक को आपको पता ही है कि एपिथीलियम ऊतक को ही हम क्या बोलते हैं, आवरण ऊतक बोलते हैं। और ये जैसे कहाँ कहाँ ये होता है, मुख गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त परिनलिकाओं आदि भीतर सतह में ऊतक से बनी होती है। तो जो हमारे अंदर की जो आमाशय, आंत होती है, इन सब चीज़ें किसकी बनी होती है, एपिथीलियम ऊतक की बनी होती है। दूसरा हमारा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या करता है, ये विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि और रक्त। तो अस्थि और रक्त किस तरह का ऊतक हो जाएगा हमारा, अस्थि और रक्त हमारा संयोजी ऊतक हो गया। तो रक्त आपसे पूछेगा किस तरह का ऊतक है, तो जंतु ऊतक में एपिथीलियम ऊतक है या संयोजी ऊतक है, तो आप बता देंगे कैसा है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। ये ऊतकों के बीच स्थानों को भरते, दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे अंतरालीय ऊतक, ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच में होते हैं। ठीक है, और अस्थि तथा उपास्थि ऊतक, आप इसके अगर हम क्लास 8 स्टैंडर्ड का देखें तो आपको सिर्फ इसके पॉइंट्स ही याद कर लीजिएगा, ये इतने काफ़ी हैं। ठीक है, अस्थि ऊतक क्या होता है, ये कठोर ऊतक होता है और इसमें कैल्शियम के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रक्त एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद है कुछ यहाँ पे पेशीय ऊतक क्या होता है, हमारे शरीर में जो कुछ जितनी होती हैं पेशी जो होती हैं वो दो तरीके होती हैं, ऐच्छिक जिसको रेखीय पेशिका कहते हैं और जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में आपको रेखित पेशिकाएं कई तरीके से दिख रही है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, और ये अरेखित पेशिका होती है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त परिनलिका का प्रसार संकुचन किस तरह की होती हैं, अनैच्छिक पेशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो अनैच्छिक मतलब जिसको आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, उसका अपना अपना तरीका होता है चलने का, उसको क्या बोलते हैं, हम अनैच्छिक बोलते हैं। और जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, देखिए तंत्रिका ऊतक में देखिए ये ऊपर क्या होता है, डेंड्रॉन होता है, फिर बीच में यह होता है केंद्रक, फिर तंत्रिका का है, फिर एक्सॉन। देखिए तंत्रिका सबसे पहले क्या समझते हैं कि जो हमारे शरीर में जो उद्दीपन, जो एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है वो एक भाग से दूसरी भाग तक पहुंचाने के लिए किसका काम होता है, तंत्रिका ऊतक का ही काम होता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं प्रत्येक न्यूरॉन का जो मुख्य तंत्रिका काय जो होता है, मुख्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, तंत्रिका काय कहलाता है। ठीक है, और जो इन तंत्रिका काय में जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। तो तंत्रिका काय समझ में आया, मतलब तंत्रिका क्या होती है, जो हमारे शरीर में जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं, जैसे हमें कोई कांटा चुभता है पैर में
और उसका हमें तुरंत हमारा दिमाग हमें पता चल जाता है कि हमारे दाएं पैर में कांटा चुभा है या बाएं पैर में। तो उस हिसाब से जो तुरंत आपको संदेश प्राप्त हो जाता है आपके मस्तिष्क को, आप तुरंत वही वाला पैर उठा के देखते हैं कि किसमें चोट लग गई है आपको या किसमें कांटा चुभ गया है। तो ये संकेत देने का काम कौन कर देता है? तंत्रिका ऊतक करता है। ठीक है। और इसका जो मेन जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा न्यूरॉन होता है। ठीक। और ये क्या कहते हैं, जो इनमें धागे जैसी संरचनाएं, महीन महीन जो संरचनाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं? ये देखिए छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उसे डेंड्रान बोलते हैं। ठीक है। तो तंत्रिका काय का एक प्रवाद मोटा लंबा और छोर शाखान्वी होता है, जैसे तंत्रिका काज एक्सॉन बोलते हैं। बस आपको समझना है कि डेंड्रॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है। डेंड्रॉन जो होता है वो तंत्रिका काय से जो छोटी छोटी संरचनाएं निकली होती हैं उसे डेंड्रॉन बोलते हैं। और जो तंत्रिका काय का मोटा भाग होता है, मोटा और लंबा भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सॉन बोलते हैं। समझ में आया? ये दिख रहा है, ये मोटा भाग जो है ये एक्सॉन कहलाता है और जो छोटा छोटा पतला पतला भाग है हमारा वो क्या कहलाता है? डेंड्रॉन कहलाता है। अब आते हैं जंतुओं में समन्वय देखते हैं। देखिए ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में आपको छोटी छोटी तंत्रिकाएं दिख रही हैं। ये रीढ़ की तंत्रिका है, ये रीढ़ रज्जु है और मस्तिष्क है, और सब जहाँ पे क्या है? हमारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि जो मोटी संरचनाएं होती हैं उसको एक्सॉन बोलते हैं और जो छोटी संरचनाएं होती हैं उसको डेंड्रॉन बोलते हैं, और बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है। तो जंतुओं में जो होता है दो तरीके का होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। जो हमारी बॉडी जो काम कर रही है वो दो चीज़ों पे बेस काम कर रही है। जैसे होता है ना कि स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल में आपको सिस्टम दिखता है कि स्कूल में आप एंट्री किए तो आपको एक स्कूल का प्रिंसिपल मिलेगा, फिर उस प्रिंसिपल के नीचे भी एक वाइस प्रिंसिपल मिलेगा, तो और वाइस प्रिंसिपल के नीचे आपको टीचर स्टाफ मिलेंगे, फिर आपको अदर स्टाफ मिलेंगे, क्लर्क मिलेंगे, प्यून मिलेंगे। तो ये सब कुछ मिलकर क्या करते हैं कि स्कूल को चलाते हैं। उसी तरीके से एक बॉडी को चलाने के लिए दो सिस्टम है यहाँ पर। एक तो हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो गया अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी अलग अलग टीचिंग डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे समझ रहे हैं आप। उसी तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र में क्या होता है भैया, कि जो समस्त क्रियाएं, शरीर की जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं? इसी में नियमन और नियंत्रण होती हैं। इसी क्या बोलते हैं हम? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र के हमारे 3 पार्ट होते हैं, कि कौन कौन से? मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। ठीक है। अब मस्तिष्क क्या होता है आपको पता ही है, कहते हैं ना मस्तिष्क, जिसमें दिमाग आपका हो रहा है। तो ये कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल गुहा में सुरक्षित होता है। ठीक है। अब रीढ़ रज्जु क्या होती है? पीछे जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इसी को क्या बोलते हैं? रीढ़ रज्जु बोलते हैं। और ये मध्य रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है। ठीक है। गर्दन के पीछे होती है और ये समस्त अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। अनैच्छिक का मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तंत्रिकाएं मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है, इसी कारण शरीर के एक भाग से उत्तीपन होकर तुरंत हमें अनुभव हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया किसी तरीके का कांटे का चुभना। और ये भी 2 तरीके की होती हैं, एक होती है कपाल तंत्रिकाएं, दूसरा होता है रीढ़ तंत्रिकाएं। तो यहाँ पे आपको कपाल तंत्रिकाएं जैसे हो गया हमारा सुनना, सूंघना, छूना या स्वाद जानने की जो सूचना होती है वो हमें कपाल तंत्रिकाओं द्वारा मिलती है। और रीढ़ तंत्रिकाओं से हमें क्या मिलता है? रीढ़ तंत्रिकाएं जैसे हमारी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसको नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है। जैसे आंतरिक अंग त्वचा में फैला, ये क्या होती है? रीढ़ तंत्रिका होती हैं। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी क्या ग्रंथियाँ, जैसे हमारे शरीर में जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है, मतलब जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो हार्मोन्स पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे हमें गुस्सा आना या हमें किसी बहुत प्रेम आना या एकाएक हमारा मूड ऑफ हो जाना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। और ये हार्मोन्स अलग अलग जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अलग अलग दिखाती हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जो अधिविक ग्रंथि होती है उससे हमारा क्या निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है। तो जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो हमारी जो अधिविक ग्रंथि होती है वो कैसा हार्मोन्स निकालती है? एड्रेनलिन हार्मोन्स निकालती है और हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरीके से और पुनः हमारी स्थिति को सामान्य स्थिति में लाने के लिए फिर हमारा गुस्सा कुछ शांत हो जाता है ना, तो उस समय कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? नॉरएड्रेनालिन। समझ में आया? इसी प्रकार थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज होता है, पीयूष ग्रंथि होती है,
जननांग होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ये सभी क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर कुछ ग्रंथियाँ दी जा रही हैं और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स भी दिए जा रहे हैं। तो आप इसको देख रहे हैं। हम एक बार इसको बता देते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि में आपका कौन सा हार्मोन्स है, थायराइड ग्रंथि में, पैराथायराइड में, ये सारे हार्मोन्स यहाँ स्क्रीन पर दिखे गए हैं। अब उसको पॉज करके आप लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट में आपका ये एक पोर्शन बचा हुआ है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और हम उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर जो अगले वीडियो में होगा, हम इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जैसे पौधों में समन्वय क्या होता है भैया, पौधों में भी अलग अलग हार्मोन, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, वैसे पौधों में भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो पौधों से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक एसिड और एथिलीन। ये सब क्या होते हैं, हमारे पादप हार्मोन्स होते हैं जो पौधे रिलीज़ करते हैं। और इनके क्या कार्य होते हैं, यहाँ आप ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमने जो चीज़ें सीखी हैं वो एक बार आप समझ लीजिए। हमने आज हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, जंतुओं में समन्वय किस प्रकार से होता है, तंत्रिका ऊतक क्या होती है और पादप ऊतक क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, इन सब पर हमने आज डिस्कस कर लिया। और किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप क्वेश्चन किया करिए, देख कर उसको छोड़ मत दिया करिए, जिससे पता चले कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई। अगर आपको समझ में आया तो भी लिखिए, हाँ मैडम समझ में आ रहा है हम लोगों को, और नहीं आ रहा है तो भी लिखिए। तो हम वीडियो पे और मेहनत करेंगे और उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग आप पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, जय हिंद।